हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान के पार्ट 5 यानी द यूनियन पर एक विस्तृत चर्चा शुरू कर रहे हैं। जी। इस हिस्से में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है और मतलब इसके शीर्ष पर हैं भारत के राष्ट्रपति। जी। तो आज हम ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो सत्ता के संतुलन की सबसे बड़ी मिसाल है। भारत के राष्ट्रपति हमारे सामने जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये पद कैसे बना। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक पहेली को कैसे सुलझाया। मतलब एक ऐसा मुखिया कैसे बनाया जाए जो पूरे देश को तो जोड़े पर सरकार न चलाए, जो ताकतवर भी हो पर प्रधानमंत्री के रास्ते में भी ना आए। और इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो हमें मिलता है आर्टिकल 52 में। सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक नींव का पत्थर है। ये कहता है कि ये पद वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। देश कभी भी बिना मुखिया के नहीं रहेगा। राष्ट्रपति हमारे देश के पहले नागरिक हैं, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और सबसे बढ़कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक। तो चलिए इसी पहेली के सबसे बड़े और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरू करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हर वयस्क को वोट देने का हक है। फिर हम अपने राष्ट्र के प्रमुख, अपने राष्ट्रपति को सीधे वोट देकर क्यों नहीं चुनते? ये बात मतलब कई लोगों को खटकती है। हाँ, और ये सवाल संविधान सभा में महीनों तक गूंजता रहा था। इस पर जबरदस्त बहस हुई। इसका जवाब छिपा है उस शासन प्रणाली में जिसे हमने चुना, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में जो असली कार्यकारी शक्ति है, मतलब देश चलाने की असली पावर, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। क्योंकि वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो सीधे जनता चुनती है। बिल्कुल। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी सीधे जनता द्वारा चुने जाते तो क्या होता? क्या इससे लोकतंत्र और मजबूत नहीं होता? मतलब एक आम नागरिक को लगता कि देश के सबसे बड़े पद को चुनने में उसकी सीधी भूमिका है। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके खतरे वो बहुत बड़े थे। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें करोड़ों लोगों ने वोट देकर जिताया, और एक राष्ट्रपति हैं जिन्हें भी करोड़ों लोगों ने सीधे वोट दिया है। दोनों के पास जनता का सीधा मैंडेट है। अगर किसी मुद्दे पर दोनों असहमत हो गए तो देश में दो पावर सेंटर बन जाएंगे। हाँ, फिर ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी बात मानी जाए। ये टकराव देश को एक संवैधानिक संकट में डाल सकता था। मतलब एक ही जहाज के दो कप्तान हो जाते और जहाज के डूबने का खतरा वो बढ़ जाता। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला। बिल्कुल, एक ऐसा रास्ता जो राष्ट्रपति को पूरे देश का प्रतिनिधि तो बनाए, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान से दूर रखे। और इसी समाधान का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल, जिसका जिक्र आर्टिकल 54 में है। इलेक्टोरल कॉलेज, ये शब्द सुनने में ही काफी भारी भरकम लगता है। तो इस खास क्लब के सदस्य कौन होते हैं जो हमारे लिए राष्ट्रपति चुनते हैं? इस क्लब में बेसिकली दो तरह के लोग शामिल हैं। पहले, हमारी संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड एमपीज। जी, इलेक्टेड एमपीज। और दूसरे, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड एमएलएस। हाँ, और बाद में 70वें संशोधन के जरिए इसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी जोड़ दिया गया। आपने एक शब्द पर बहुत जोर दिया, चुने हुए सदस्य। इसका मतलब है कि मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ऐसा क्यों? उन्हें बाहर क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत सीधा और साफ सिद्धांत है, हितों का टकराव या कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। अब आप ही सोचिए, जिन लोगों को राष्ट्रपति ने खुद चुना हो, अगर वही लोग अगले राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालें तो क्या ये निष्पक्ष होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जज उस व्यक्ति के केस में फैसला सुनाए जिसे उसने खुद नौकरी पर रखा हो। इससे तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाएगा। एकदम सही। इसी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्यों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो वोटर्स की लिस्ट तो तैयार हो गई, देश के सारे चुने हुए एमपीज और एमएलएज। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती सामने आती है।
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक विधायक जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और सिक्किम जैसे छोटे राज्य का एक विधायक जो कुछ हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके वोट की ताकत बराबर कैसे हो सकती है? ये तो अन्याय होगा। और यहीं पर हमारे संविधान का वो खूबसूरत गणित सामने आता है जो आर्टिकल 55 में दिया गया है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म की आत्मा है। इसका मकसद एक तरह से दोहरी समानता हासिल करना है। पहला, सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता, और दूसरा, केंद्र और सभी राज्यों के बीच बराबरी। ये सुनने में बहुत जटिल लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? पॉइंट्स का एक पूल मिलता है, फिर वो पॉइंट्स उस राज्य के सभी विधायकों में बराबर बांट दिए जाते हैं। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के हर विधायक के वोट का वजन यानी उसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। और सिक्किम जैसे कम आबादी वाले राज्यों के विधायक के वोट का वजन कम होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिस्टम छोटे राज्यों को आवाज तो देता है, लेकिन बड़े राज्यों को उनकी आबादी का सम्मान भी देता है। ये तो बहुत ही संतुलित व्यवस्था है। और सांसदों के वोट का वजन वो कैसे तय होता है? वो और भी दिलचस्प है। जब देश के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य यानी टोटल पॉइंट्स निकाल लिया जाता है, तो उस संख्या को संसद के कुल चुने हुए सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इससे एक सांसद के वोट का मूल्य निकलता है। और इस पूरे गणित का नतीजा ये होता है कि राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों के कुल वोटों का मूल्य देश के सभी सांसदों के कुल वोटों के मूल्य के लगभग बराबर होता है। वाह, मतलब एक पलड़े पे सारे राज्य और दूसरे पे केंद्र है। ये तो सत्ता के संतुलन की एक बेहतरीन मिसाल है। ये चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हमारे पूरे संघीय ढांचे का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। ठीक है, तो वोटों का वजन तय हो गया, पर ये वोट डाला कैसे जाता है? मैंने सुना है कि ये भी आम चुनाव जैसा नहीं है कि एक बटन दबाया और काम खत्म। हाँ, ये प्रक्रिया भी बहुत अलग और गहरी है। आम चुनावों में हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही उसे 50% से कम वोट मिले हों। लेकिन राष्ट्रपति जैसे पद के लिए जो पूरे देश का प्रतीक है, ये व्यवस्था सही नहीं मानी गई। तो फिर क्या व्यवस्था है? यहाँ एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल होता है। नाम मुश्किल है पर काम आसान है। इसमें वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी, और इसी तरह। और जीत का फैसला कैसे होता है? जीतने के लिए उम्मीदवार को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट नहीं, बल्कि एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है, जो कुल वोटों के 50% से ज्यादा होता है। अगर पहली पसंद के वोटों की गिनती में किसी को भी ये कोटा नहीं मिलता, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके बैलेट पेपर पर जो दूसरी पसंद के वोट होते हैं, उन्हें बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत का कोटा ना मिल जाए। कमाल है। तो ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि जो भी जीते उसे सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि एक व्यापक बहुमत का समर्थन हासिल हो। वो एक सच्चा कंसेंसस कैंडिडेट होता है। लेकिन अगर इतनी जटिल प्रक्रिया में कोई विवाद हो जाए, कोई कहे कि गिनती में गड़बड़ी हुई है, तो फैसला कौन करेगा? इसके लिए आर्टिकल 71 में बहुत साफ व्यवस्था है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उनका फैसला ही अंतिम होगा। उसे और कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा। और यहाँ एक और मजेदार बात है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द भी कर दे, तो भी उस फैसले से पहले उस राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी काम पूरी तरह वैध यानी वैलिड माने जाएंगे। ये देश में शासन की निरंतरता मतलब गवर्नेंस की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। तो ये पूरी चुनावी मशीनरी हमें एक ऐसा राष्ट्रपति देने के लिए है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। अब जरा उम्मीदवार की बात करते हैं। इस पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? संविधान ने इस पर कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दी है। आर्टिकल 58 के अनुसार सिर्फ 3 बुनियादी शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। हाँ। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, जिसे परिपक्वता और अनुभव का पैमाना माना गया है। हाँ। और तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये लोकसभा वाली शर्त थोड़ी दिलचस्प है। राष्ट्रपति तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर ये योग्यता क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांकेतिक जुड़ाव है, एक सिंबॉलिक लिंक। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बल्कि उसमें सदस्य बनने की काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि लोकसभा सीधे जनता का सदन है, इसलिए यह शर्त राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर देश की जनता से जोड़ती है। और एक बार चुने जाने के बाद पद की क्या शर्तें हैं?
क्या कोई बंधन भी होते हैं? हाँ, आर्टिकल 59 में ये शर्तें बताई गई हैं। चुने जाने के बाद राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य रह सकता है, ना ही किसी विधानसभा का। अगर कोई एमपी या एमएलए राष्ट्रपति बनता है तो पद संभालते ही उसकी सीट खाली मान ली जाती है। वो कोई और लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं रख सकता, ताकि कोई वित्तीय लालच उसे प्रभावित ना कर सके। और सबसे जरूरी बात, हाँ, सबसे जरूरी, उनके कार्यकाल के दौरान उनका वेतन या भत्ते कम नहीं किए जा सकते, ताकि सरकार उन पर कोई दबाव न बना सके। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? इस पर कोई सीमा है? आर्टिकल 57 इस बारे में बिल्कुल साफ है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। हमारे संविधान ने अमेरिका की तरह कोई 2 टर्म की सीमा नहीं लगाई है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 2 बार इस पद पर रहे। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन क्या संविधान ने कोई इमरजेंसी एग्जिट बटन भी दिया है? मैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात कर रहा हूं। ये शब्द सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। आपने इसे सही कहा, ये एक संवैधानिक न्यूक्लियर ऑप्शन है। आर्टिकल 61 में दी गई ये प्रक्रिया इतनी कठोर है कि इसे एक निवारक उपाय, एक डिटरेंट की तरह ही देखा जाता है। इसका मकसद इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। और इसे इस्तेमाल करने का आधार क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक आधार है, संविधान का उल्लंघन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाक्यांश को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? ये तो बहुत अस्पष्ट बात है। संविधान का उल्लंघन क्या है, ये कौन तय करेगा? क्या सरकार की किसी नीति से असहमत होना उल्लंघन माना जाएगा? और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ा गया ताकि कोई सरकार राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग न कर सके। इसका मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा राजनीतिक आरोप नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा गंभीर कदम होना चाहिए जो हमारे संविधान की आत्मा पर हमला करता हो। तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है और ये इतनी मुश्किल क्यों है? इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए भी उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना होता है। इसके बाद पहला सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है। एक मिनट, यहाँ कुल सदस्य संख्या का 2/3 कहा गया है, ना कि उपस्थित और मतदान करने वालों का। ये तो बहुत ही मुश्किल बहुमत है, मतलब लगभग नामुमकिन। बिल्कुल, और यही इस प्रक्रिया को असाधारण बनाता है। अगर पहला सदन इसे पास कर दे तो मामला दूसरे सदन में जाता है, जो एक जांच कमेटी की तरह काम करता है। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने, अपने वकील के माध्यम से बहस करने का पूरा अधिकार होता है। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो उसी पल से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया वाकई इतनी कठिन है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। और इसका कभी इस्तेमाल न होना मेरे हिसाब से हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता को ही दिखाता है। ये उस तलवार की तरह है जो हमेशा म्यान में रहती है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सबको अनुशासन में रखती है। तो ये तो हुई पद से हटाने की सबसे कठोर प्रक्रिया। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद कार्यकाल के बीच में मृत्यु, इस्तीफे या किसी और कारण से अचानक खाली हो जाए तो क्या होता है? देश का मुखिया कौन होता है? इसके लिए आर्टिकल 62 और 65 के तहत एक स्पष्ट व्यवस्था है। अगर ऐसा होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। और उन 6 महीनों की अंतरिम अवधि के लिए उत्तराधिकार की पंक्ति क्या है? उस दौरान उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जिम्मेदारी संभालते हैं, और अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक व्यक्ति या एक कुर्सी नहीं, बल्कि एक पूरी संवैधानिक व्यवस्था है। उनके चुनाव की जटिल प्रक्रिया से लेकर उन्हें हटाने की लगभग असंभव प्रक्रिया तक हर चीज को बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पद है जिसे राजनीतिक ताकत के बजाय संवैधानिक और नैतिक अधिकार से लैस किया गया है।
राष्ट्रपति संविधान के रक्षक हैं, राष्ट्र की एकता के प्रतीक हैं और एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व है जो राजनीतिक संकट के समय देश को स्थिरता देता है। चलिए अब प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बात करते हैं। हम सबने सुना है कि भारत के राष्ट्रपति बस एक रस्मी प्रमुख है, एक रबर स्टैंप। पर क्या ये सच में ऐसा है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी धारणा को देखेंगे और समझेंगे कि संविधान की किताब में छिपी कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप से कहीं ज्यादा बनाती हैं। बिल्कुल। देखिए, संविधान का आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति में होगी। लेकिन असली कहानी तो इन शब्दों के पीछे है। आज हम इन्हीं शक्तियों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है और ये भारतीय लोकतंत्र के संतुलन को कैसे बनाए रखती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर से ही शुरू करते हैं। ये जो कहा जाता है कि सरकार के सारे बड़े फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कागज पर तो देश वही चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, भारत सरकार का हर कार्यकारी निर्णय फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। प्रधानमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। ओह, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। बहुत लंबी। अटॉर्नी जनरल, सीएजी, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। एक मिनट, अगर राष्ट्रपति इन सभी बड़े पदों पर नियुक्ति करते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा अधिकार हो गया। क्या वो ये सारे फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं? और यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। बताइए। संविधान का आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इसी सलाह पर करेंगे। सलाह? ये शब्द तो बड़ा हल्का लगता है। क्या ये सलाह मानना जरूरी है? आज जरूरी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में यहाँ एक दिलचस्प राजनीतिक कहानी है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार 42वां संविधान संशोधन लेकर आई। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य कर दिया। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। तो उस दौर में राष्ट्रपति सच में एक रबर स्टैंप बन गए थे, आप कह सकती हैं। हाँ, लेकिन फिर इमरजेंसी के बाद 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो 44वां संशोधन लेकर आई। अच्छा। ये एक तरह से संविधान के सेफ्टी वाल्व को वापस लगाने जैसा था। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया। वो मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, तो वो ना तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक बार फिर सोच लो। एकदम सही। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह दोबारा भेजती है, तब राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। पर एक छोटा सा चेक है जो सरकार को जल्दबाजी से रोकता है। समझ गई। तो सरकार चलाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, लेकिन सरकार तो कानूनों से चलती है। तो लेजिस्लेटिव मामलों में, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत और अंत दोनों में है। कैसे? देखिए, वही संसद का सत्र बुलाते हैं, जिसे समनिंग कहते हैं, और सत्र को खत्म भी करते हैं, जिसे प्रोरोगेशन कहते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और बिल को कानून बनाने में उनका क्या रोल है? वो सबसे अहम हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ कोई भी बिल तब तक कानून यानी एक्ट नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दें। अच्छा, यहीं पे वीटो पावर आती है। हाँ, यहीं पर उनकी वीटो पावर सामने आती है, जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है। ठीक है, लेकिन एक सवाल है। अगर कोई बहुत जरूरी कानून बनाना हो और उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन ही न चल रहा हो, तब क्या होता है? नहीं, देश इंतजार नहीं करेगा। और यहीं राष्ट्रपति की एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विधायी शक्ति सामने आती है। वो क्या है? संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार देता है। ऑर्डिनेंस मतलब एक तरह का टेम्परेरी कानून? आप इसे एक तरह का तत्काल कानून समझ सकती हैं जब संसद छुट्टी पर हो। इन अध्यादेशों में कानून जैसी ही शक्ति और प्रभाव होता है। लेकिन ये तो खतरनाक भी हो सकता है ना? मतलब सरकार संसद को बाईपास कर सकती है? नहीं, ये परमानेंट नहीं होते। जब संसद की बैठक दोबारा होती है तो उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद से अप्रूव कराना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। समझ गई।
अब आते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पर। देश के बजट और पैसे से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका केंद्रीय है। कोई भी मनी बिल यानी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार को पहले उनसे पूछना पड़ता है? एक तरह से हाँ। वही हर साल संसद के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में यूनियन बजट कहते हैं, रखवाते हैं। और अगर अचानक कोई आपदा आ जाए, जैसे कोई बाढ़ या भूकंप, और तुरंत पैसे की जरूरत पड़े, तब? बेहतरीन सवाल। ऐसी ही स्थितियों के लिए भारत की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। देश का इमरजेंसी फंड। बिल्कुल। इससे वो किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए सरकार को एडवांस दे सकते हैं। इसके अलावा वो हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन भी करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे पर सिफारिशें देता है। ये तो बहुत जरूरी है। तो कानून, पैसा, और अब आते हैं न्याय पर, जुडिशियल पावर्स। फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है। संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। हाँ, बहुत बड़ी। वो किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को पूरी तरह माफ, पार्डन कर सकते हैं। सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना, जिसे कम्यूट कहते हैं। सही, या सजा पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। क्या इस शक्ति पर कोई सीमा नहीं है? सीमा है। ये शक्ति असीमित नहीं है। अदालतें इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं। अगर ये लगे कि फैसला किसी गलत इरादे से या मनमाने ढंग से लिया गया है, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति अपने फैसले का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। और जजों की नियुक्ति में भी तो उनका रोल है। हाँ, वे भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं। और एक और दिलचस्प शक्ति है, आर्टिकल 143 के तहत वो किसी भी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। जब वो सलाह माननी पड़ती है? नहीं, ये सलाह उन पर बाध्यकारी नहीं होती। तो राष्ट्रपति के पास आंतरिक मामलों में तो बहुत शक्तियां हैं। भारत का दुनिया से जो रिश्ता है, उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? मतलब डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री पावर्स में। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रपति ही भारत के प्रमुख हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वो विदेशों में भारत के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को भेजते हैं। और दूसरे देशों के राजनयिकों का स्वागत भी करते हैं। हाँ, वो दुनिया में भारत का औपचारिक चेहरा है। और सैन्य शक्तियों में हम उन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वे इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। युद्ध की घोषणा करना या शांति स्थापित करना, ये सभी काम संसद की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी सिद्धांत को दिखाता है, सिविलियन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री, कि सेना हमेशा चुनी हुई सरकार के अधीन रहेगी। एकदम सही। अब एक बहुत ही गंभीर और शायद सबसे विवादास्पद विषय पर आते हैं, इमरजेंसी पावर्स। निश्चित रूप से ये शायद राष्ट्रपति को दी गई सबसे असाधारण शक्तियां हैं। संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह की इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार देता है। कौन कौन सी? पहला है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाई जा सकती है। ठीक है। और दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम सब राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 356 के तहत। हाँ, ये तो अक्सर खबरों में रहता है। जी, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब इसे लगाया जा सकता है। ये संविधान का सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा रहा है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के तहत। ये तब लगाई जाती है जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। शुक्र है कि भारत में आज तक इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, तो अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका मैं इंतजार कर रही थी, प्रेसिडेंट की वीटो पावर, वो असली ना कहने की शक्ति। ये क्या है और कितने तरह की होती है? जब कोई बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो आर्टिकल 111 उन्हें 3 विकल्प देता है। इन्हीं को हम वीटो पावर कहते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो यानी पूरी तरह से ना। हाँ, इसका मतलब है बिल पर अपनी सहमति को पूरी तरह से रोक लेना। अगर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो वो बिल वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है सस्पेंसिव वीटो।
इसमें राष्ट्रपति बिल को, मनी बिल को छोड़कर संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये वही एक बार फिर सोच लो वाली शक्ति है। एक मिनट, लेकिन अगर राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही है तो फिर सस्पेंसिव वीटो का क्या मतलब हुआ? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक लिमिटेड पावर है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण 2006 का है, जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। हाँ, मुझे याद है। सरकार ने उसे बिना किसी बदलाव के दोबारा पास करके उनके पास भेज दिया और तब उन्हें सहमति देनी ही पड़ी। लेकिन उनके इस कदम से पूरे देश में उस कानून पर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। तो ये वीटो कानून को भले न रोक पाए, पर उस पर देश का ध्यान जरूर खींच सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो सबसे अनोखा है। इसका सीधा मतलब है बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेना। जेब में रख लेना। हाँ, ना तो हाँ कहना, ना कहना और ना ही वापस भेजना। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारतीय संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति को कितने समय में बिल पर फैसला लेना है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल जैसा लगता है। क्या इसका कभी इस्तेमाल हुआ है? हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1986 में देखने को मिला। राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। सरकार ने एक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास किया, जिस पर प्रेस की आज़ादी का हनन करने के आरोप लगे। जब ये बिल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास आया तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो बिल उनकी जेब में ही रह गया और कभी कानून नहीं बन पाया। कमाल है। ये तो सच में दिखाता है कि राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है। अच्छा, क्या ये वीटो राज्यों के कानूनों पर भी लागू होता है? हाँ, और राज्यों के मामले में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब किसी राज्य का गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति उस पर भी अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ भी वही नियम लागू होते हैं? यहाँ एक बड़ा फर्क है। राज्य के बिल के मामले में अगर राज्य विधानमंडल उसे दोबारा पास करके भेजता भी है तो भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ उनके पास एक एब्सोल्यूट वीटो है। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख शक्तियां और कार्य। इन सभी शक्तियों को देखने के बाद ये साफ है कि उनका पद सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था का एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने रबर स्टैंप की धारणा से शुरू किया था, लेकिन बातचीत के अंत तक ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। आर्कटिक कंपास की तरह है। हाँ, आप कह सकते हैं, जो राष्ट्र को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।